नमस्कार, आप देख रहे हैं बियानी टीवी और मैं परिधि आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि अस्थमा क्या होता है, इसके कारण और लक्षण क्या है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से मिस रुमाना अली। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच परिधि। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा जो है वो एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसे हम लोग एक क्रॉनिक बीमारी के नाम से समझ सकते हैं। क्रॉनिक का मतलब है ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, जिन्हें हम लोग जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते बट जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा या फिर दमा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बहुत ही बड़ा डर और जो वहम है इस बीमारी को लेकर वो पैदा हो जाता है कि ये क्या है, आखिर कैसे ठीक हो सकती है, क्या इसे ठीक किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं कन्फ्यूजन की वजह से लोगों के दिलों में इसके लिए डर जो है वो बहुत ह्यूज लेवल पे बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस और जो नॉलेज है वो बहुत कम है। जो अस्थमा है वो एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि जो हमारे एयरवेज हैं उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कि एयरवेज जो हैं वो कुछ चीज़ों के लिए एक डिसप्रपोर्शनली रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो एयरवेज है यानी कि जो सांस की नली है उसमें सूजन और सिकुड़न यानी कि स्वेलिंग और कंट्रैक्शन जो है वो आ जाता है, और जो हमारा पेशेंट है, व्यक्ति जो है, उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ फील होती है और जिसको जनरल लैंग्वेज में अस्थमा का नाम से या दमा के नाम से जाना जाता है। तो मैम, अस्थमा के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, अस्थमा का अगर कोई पेशेंट है या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर अस्थमा के लक्षण दिखेंगे तो वो लक्षण कुछ इस तरह होंगे कि व्यक्ति के अंदर या फिर वो जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेगा अपने डॉक्टर को कि उसके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस फील होगी, यानी कि उसका जो सांस लेते टाइम या फिर यूजुअली उसके चेस्ट में टाइटनेस फील होगी, जकड़न से फील होगी। साथ ही साथ हमारा पेशेंट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि जब वो सांस लेगा तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ फील होगी, यानी जिसको हम लोग डिस्निया यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ही जो उसका गोल्डन साइन है, जिसको हम लोग कहें कि जो पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो इस पर्टिकुलर साइन के लिए, इस पर्टिकुलर लक्षण को वो खुद कंप्लेन करेगा, जो कि है सांस लेते टाइम विसल का साउंड आना, यानी कि जब वो सांस लेगा तो उसको विसल यानी कि जैसे घंटी बजती है तो उस तरह का साउंड जो है वो फील होगा, जिसको मेडिकल टर्म में वीजिंग के नाम से जाना जाता है। और साथ ही पेशेंट को कफिंग, खांसी जो है उसकी भी पेशेंट को लक्षण दिखाई देंगे। तो मैम, हम इन सब से पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान अस्थमा से जूझ रहा है या अस्थमाटिक है। तो जिसको भी अस्थमा होगा उसको यूजुअली यही जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, जैसे छाती में जकड़न होना, सांस की तकलीफ होना और खांसी होना। तो ये लक्षण अस्थमा के ही लक्षणों में माने जाते हैं। मैम, जैसे आपने बोला कि खांसी होना, तो मैम हम नॉर्मल खांसी को और अस्थमा की खांसी को कैसे डिफरेंशिएट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि वो खांसी अस्थमा की है या फिर नॉर्मल है। तो जो अस्थमा की खांसी होगी वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबे टाइम तक चलेगी, अनटिल एंड अनलेस हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो खांसी जो है वो दूर नहीं होगी, और उसकी खांसी जो है वो अलग तरह की होगी। पेशेंट उस खांसी के अंदर खांसते टाइम अपने सीने में बहुत तेज़ दर्द की कंप्लेन यानी कि पेन की कंप्लेन जो है वो अपने डॉक्टर से करेगा। तो इसीलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अस्थमा की खांसी नॉर्मल खांसी से थोड़ी अलग होती है। और मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अस्थमा का कारण क्या है, कॉज क्या है अस्थमा के। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च और अकॉर्डिंग टू साइंस इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नहीं होगा। ये डिफरेंशिएट करेगा, वेरिएट करेगा अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, कि किस व्यक्ति को किस तरह के ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं जिनसे अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ फील हो रही है। बट यूजुअली अस्थमा का जो कारण है वो अभी तक साइंस और रिसर्च के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कॉज को फाइंड आउट नहीं करवा पाया है कि इसका असली रीज़न क्या है या फिर एक पर्टिकुलर रीज़न क्या है, क्योंकि अस्थमा जो है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करेगा कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ों से सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कि ट्रिगर्स जो हैं वो मेन इसके कारण बने जाएंगे। बट देयर इज सम रिस्क फैक्टर्स, देयर इज सम प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो कि अस्थमा के हो सकते हैं। तो मैम, वो कौन कौन से कारण हैं जो अस्थमा को लीड कर सकते हैं। जी हाँ, तो लीड करवाने के लिए जो अस्थमा को मेन कारण या फिर हम लोग कह सकते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होंगे वो होंगे, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी कि कोई व्यक्ति इस तरह की ऑक्यूपेशन में यानी कि व्यवसाय में है जिससे वो डस्ट, पॉलन ग्रेन्स या फिर
पॉल्यूशंस के कॉन्टैक्ट में या फिर जो ट्रिगर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ रहा है, तो ऑक्यूपेशन जो है मेन कारण हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे कि फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। और हम लोग मान सकते हैं कि ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर भी, यानी कि जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। फैमिली हिस्ट्री भी अस्थमा की हो सकती है। इसके साथ ही एनवायरमेंटल एक्सपोजर, यानी कि एयर पॉल्यूशंस के अगर कॉन्टैक्ट में हमारा पेशेंट आ रहा है, जैसे कि इंडिया में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इंडिया के अंदर ये मोस्ट लीडिंग चिल्ड्रन डिजीज़ के अंदर माना जाता है, जिसमें पूरी पॉपुलेशन का अमंग 5.1 चिल्ड्रन जो हैं बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज वो अस्थमा से पीड़ित है। और अगर कंपेयर करें मेल और फीमेल्स की, तो अराउंड 9.8% फीमेल्स इन कंपेयर टू 6.1% मेल जो है वो अस्थमा से पीड़ित है, ड्यू टू कॉज दैट इज एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जिसमें एयर पोल्यूशंस वगैरह जो आते हैं वो अस्थमा के कारणों के अंदर हम लोग जान सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने हमें बताया था कि अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं, तो ट्रिगर्स क्या होता है और हमें ट्रिगर्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, जो ट्रिगर्स होंगे अस्थमा के लिए वो सभी के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी। और ट्रिगर या फिर एलर्जेंस जिनको हम लोग बोलेंगे, तो हर चीज़ से एलर्जी इंडिविजुअली डिफाइन करेंगी। किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होगी तो किसी को दूसरी चीज़ों से एलर्जी होगी। बट जो यूजुअल ट्रिगर्स इसके माने जाते हैं अस्थमा के, वो होंगे पोलन ग्रेन्स, जैसे लोगों को डस्ट से या फिर जैसे ही पोलन ग्रेन्स के एक्सपोजर में जब हो जाएगा तो उन्हें स्नीजिंग, कफिंग या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन हमारा पेशेंट कर सकता है। साथ में जो हम लोग ट्रिगर्स माने वो ये भी हो सकते हैं कि पेशेंट को पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशंस वगैरह, ये भी हमारे किसके अंदर ट्रिगर्स के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कुछ लोग कि जैसे ही वो एसी के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को लीड कर सकता है। कुछ फूड आइटम्स हैं जिसको इंटेक करने से पर्टिकुलर एलर्जिक जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा, जैसे कि राइस हो गए, चावल, या फिर एग खाने से भी लोगों को क्या होता है, अस्थमैटिक का जो प्रॉब्लम है यानी ट्रिगर कर सकती है, ये जो डिजीज़ है ये सब ट्रिगर करेंगे। तो ये इसके यूजुअल ट्रिगर्स हैं जो हमें पेशेंट कंप्लेन करने के लिए बताते हैं। तो ये सब एलर्जीज़ और ट्रिगर्स हैं जो हम अस्थमैटिक पेशेंट्स में देख सकते हैं। तो मैम, ये ज़रूरी क्यों है कि ट्रिगर्स, एक मतलब जिस भी पर्सन को ट्रिगर्स है वो उसे पता होने चाहिए, उसे क्यों पता होना चाहिए ट्रिगर्स? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक है और जिसका कोई एग्जैक्ट हम लोग कहे ट्रीटमेंट, अगर मैं ये बात बोलूँगी तो डेफिनेटली पीपल विल गेट वरिड कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट है बट एक कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। तो पेशेंट इज़ द वेल नोन जज कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, यू हैव टू अवॉइड दैट। आपने एलर्जी को जितना अवॉइड करेंगे, आप उसके एक्सपोजर में जितना नहीं जाएंगे, आप उस बीमारी से उतनी ही दूरी बनाए रखेंगे। तो अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज व्हाई वी से कि आप जितना ट्रिगर्स को पहचान लोगे आपके लिए अच्छा है, ताकि आप किसी भी तरह से एक्सपोजर को अवॉइड कर सकोगे। तो मतलब अवॉइडेंस के लिए हमें अपने ट्रिगर्स, एलर्जीज इनके बारे में पता है। आपको ऐसा लगता है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही आपको लगा कि मैंने पर्टिकुलर चीज़ की, इस वजह से मुझे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, देन कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर विल फाइंड आउट कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। अदरवाइज कंप्लेन उसके पास जब आप लेके जाएंगे तो अपना ट्रिगर डॉक्टर को आप ही बताएंगे फर्स्टली। तो मैम, अस्थमा के क्या-क्या डायग्नोज हो सकते हैं, हम कैसे पता करें कि अस्थमा है? तो देखिए, वैसे बहुत बेसिक से टेस्ट वगैरह होते हैं जो अस्थमा को फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम इज़ वेरी बेसिक, तो इस वजह से उसके डायग्नोसिस जो हैं वो भी बहुत बेसिक होंगे। जैसे कि जो डॉक्टर होंगे वो हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू, यानी कि क्या किसी फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट के पेरेंट्स को, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में क्या सांस की बीमारी, दमा की बीमारी यानी अस्थमा की बीमारी है क्या। साथ ही फिजिकल एग्जामिनेशन करके, यानी कि उसकी हेड टू एग्जामिन करेंगे, जिसमें उसके चेस्ट को ऑस्कल्टेट करके, पाल्पेट करके हम लोग टाइटनेस ऑफ जो चेस्ट हमने बताया था सिम्टम में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका ब्लड टेस्ट जो है ब्लड स्पेसिमेन के थ्रू ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग की जो एलर्जिक लेवल है वो पता चल जाएगी, कितनी एलर्जी का लेवल का जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है। और इसी ब्लड टेस्ट में उसका इसिनोफिल लेवल और उसका सीरम IgE लेवल जो है वो ब्लड टेस्टिंग के थ्रू पता चल जाएगा। और एक इसका स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होता है, दैट इज नॉन एज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी बोले तो
लंग्स। तो जो लंग्स का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू पेशेंट को फाइंड आउट कर देंगे उसकी लंग्स की क्या कैपेसिटी है, क्या वॉल्यूम चल रहा है, जिसमें उस पेशेंट को सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर ब्लो करनी होती है जिससे लंग्स का वॉल्यूम और कैपेसिटी का पता चलता है। और हम लोग इन तरह के कुछ अभी तो वैसे भी बहुत एडवांस टेक्निक्स के थ्रू बहुत सीवियर और बहुत स्पेसिफाइड इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस भी आने लगे हैं, बट बेसिक डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन यही है जो डॉक्टर यूजुअली करता है फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा मैम, आफ्टर द डायग्नोस, तो इसका आफ्टर डायग्नोस हम ट्रीटमेंट में जाते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट है, तो अस्थमा का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो देखिए, ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही जैसे ही मैं आपको बताऊंगी दैट वी यूज़ इनहेलर, वी गिव इनहेलर टू द पेशेंट, तो मन में एक डर, एक खौफ है जो इनहेलर का नाम एग्जैक्टली और इसका एग्जैक्टली इसका पूरा क्रेडिट मैं बॉलीवुड मूवीज़ को दूंगी क्योंकि उसमें दिखाया जाता है बूढ़ी माँ मरते हुए या फिर हीरो मरते हुए इनहेलर ले रहा है, तो लोगों के दिलों में डर तभी से पैदा हुआ है कि इनहेलर ले रहा है यानी कि अबाउट टू टर्मिनल एज टाइम पर है अपने, यानी कि इनहेलर तो लास्ट ऑप्शन है जो पेशेंट लेगा। बट आई विल से कि इनहेलर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो माना जाता है अस्थमा का अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप कोई भी दवाई लेते हैं तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जाएगी, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा और जिस भी ऑर्गन जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में वो मेडिसिन जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट होगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी उसके बहुत टाइम बाद होगी। अगर आप कोई मेडिसिन ओरली इंजेक्ट कर रहे हो या ओरली ले रहे हो या कहीं इंजेक्ट कर रहे हो, बट इनहेलर क्या एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन को ही डायरेक्टली लंग्स में ट्रांसफ़र करवा रहा है। फॉर्चुनेटली जो लंग्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में जो है वो आती है, तो इसके लिए हमें इनहेलर यूज़ करवा के इनहेलर डायरेक्टली जहाँ चाहिए मेडिसिन वहीं पर पहुँचा रहा है और डायरेक्ट पहुँचा रहा है। तो इसीलिए इनहेलर को किसी भी तरह से गलत नहीं समझा जाए, इसके लिए मिथ्स नहीं बनाए जाए, क्योंकि इनहेलर बेस्ट पॉलिसी है अगर आपको अस्थमा है, क्योंकि इनहेलर के अंदर डॉक्टर जो है वो आपको जो मेडिसिन दे रहा है बहुत कम अमाउंट में दे रहा है, इंस्टेंट इसका एक्शन दिख रहा है और बायो अवेलेबिलिटी जो है यानी कि ड्रग की मेडिसिन की इफेक्ट दिखने की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इंस्टेंट आ जाती है। तो इनहेलर तो इसका बेस्ट जो है सोल्यूशन है ही। And other than inhalers और medication therapy, जी फार्माकोलॉजिकल भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो है, ऑल्दो इनहेलर में भी हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। अब स्टेरॉइड के लिए भी डेफिनेटली लोगों के मन में यस मैम कि स्टेरॉइड सेफ है या नहीं है, एग्जैक्टली, बट इफ़ यू आर टेकिंग स्टेरॉइड्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो उसको एक पर्टिकुलर मात्रा में इक्वल क्वांटिटी के अंदर जितनी आपने नीड है उतना ही वो आपको क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। तो स्टेरॉइड्स का यूज़ करना इज़ नॉट बैड इफ़ यू आर नॉट अब्यूजिंग दैट। आप उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, तब वो आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डॉक्टर हमेशा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका स्टेरॉइड की जो डोजेज है वो डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, और उन्हें लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ने जो मेडिसिन है दैट इज़ ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि सांस की नली को खोल के रखती है ताकि जो कंट्रैक्शन आया था वो नहीं बने, तो वो अगर हम लोग डायरेक्टली सिर्फ वही ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसका रेजिडेंस जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। उसकी वजह से हमें मिक्स में ब्रोंकोडायलेटर्स प्लस स्टेरॉइड्स को लेना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द डोज विच डॉक्टर हैज़ डिसाइडेड। तो मैम आप क्या टिप्स एंड क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अस्थमा से? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, चाहे वो चेस्ट पेन हो, टाइटनेस हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर में जाने से आपके सांस लेने में तकलीफ हो, तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके बाद जो भी डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बताया है, उस मेडिसिन्स बताई हैं, उन्हें रेगुलर वे में आप मेडिसिन्स को इनटेक करें, रेगुलरली रिलीवर एज वेल एज कंट्रोलर मेडिसिन्स को लें, और एक्सपोजर टू द ट्रिगर्स यानी कि जितना हो सके आप ट्रिगर्स जो हैं, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, किसी के भी एक्सपोजर में आने से जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें। और आई गेस सबसे जो लीडिंग ट्रिगर होगा वो होगा स्मोकिंग। इफ़ अ पर्सन इज़ अ स्मोकर और वो अस्थमैटिक भी है अनफॉर्चुनेटली, तो वो कितनी भी रिलीवर या फिर कंट्रोलिंग मेडिसिन ले ले, उसका अस्थमा कंट्रोल में नहीं आने वाला,
क्योंकि वो डायरेक्टली अपने लंग्स को बहुत बुरी तरह से स्मोकिंग से डैमेज कर रहा है। तो अगर आप रिलीवर कंट्रोलर ले रहे हैं और साथ में आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो देयर इज़ नो सेंस, यू हैव टू स्ट्रिक्टली क्विट द स्मोकिंग इफ़ यू आर डूइंग दैट। तो पेशेंट को हम लोग स्मोकिंग को सीज करने के लिए पूरी तरह से गाइड करेंगे। अपना जो एक्सरसाइज और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। ये भी एक तरह का मिथ है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से या फिर एक्सरसाइज करने से अस्थमा इंक्रीज होगा। नो, जब भी आप ओबेज होंगे, अगर आप मोटे होंगे तो सांस लेने में तो ऑलरेडी तकलीफ होगी, और अगर आप ट्रिगर के एक्सपोजर में चले गए तो सांस वैसे ही उखड़ेगा। और साथ ही कलरफुल डाइट्स, दैट इज कलरफुल फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैग्नीशियम, ये इनटेक करें। विटामिन डी का सेवन करें। ऐसा नहीं कि धूप में जो लोग रहते हैं उन्हीं को विटामिन डी उनके बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा। नो, जो लोग धूप में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो इसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं उनका यूज़ करें। और मेन चीज़ तो यही है, अगर आप अस्थमा से डायग्नोस होते हैं तो बिना डरे, बिना किसी झिझक के अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसका डिनायल नहीं करें, बिकॉज इट्स नॉट अ डिजीज़ विच कांट बी कंट्रोल, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, तो डरे नहीं, एक्सेप्ट करें और डिनायल इसका बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हमारे व्यूवर्स को अवेयर करने के लिए कि अस्थमा क्या होता है एंड हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आगे के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बियानी टीवी।